दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली द डोंगटिंग झील किस नदी से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी यांगजी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यांगजी नदी। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में यांगजी फिनलेस पोरपाइस के संबंध में डोंगटिंग झील में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। यांगजी फिनलेस पोरपाइस डॉल्फिन और व्हेल से संबंधित जलीय जीव हैं। ये अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मछली और अन्य नदी जीवों को खाते हैं। ये दुनिया का एकमात्र मीठे पानी का जीव है जो 18 महीनों में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है। आपको बता दें कि डोंगटिंग झील चीन के उत्तरी हुनान प्रांत में एक बड़ी झील है। ये यांगजी नदी के दक्षिण में एक बेसिन में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यांगजी नदी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, लेंटिकुलर क्लाउड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कथन 2 है, यह 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यस इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में तुर्की के ऊपर लेंटिकुलर क्लाउड यानी बादल देखे गए हैं। लेंटिकुलर बादल आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ की चोटियों के पास पाए जाते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। ये 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये बादल तब बनते हैं जब आसमान में हवा शांत और उमस भरी हो। ऐसे बादल अक्सर सर्दियों में ही दिखते हैं। ये अगले दिन वर्षा का संकेत हो सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेपर्ड 2 की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है असॉल्ट राइफल, युद्ध टैंक, पनडुब्बी या फिर हेलीकॉप्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, युद्ध टैंक। जर्मनी अपने लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने पर असमंजस की स्थिति में है। लेपर्ड 2 दुनिया के प्रमुख युद्धक टैंकों में से एक है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उपयोग जर्मन सेना और 1 दर्जन से अधिक अन्य यूरोपीय देशों की सेनाओं द्वारा किया जाता है। यह टैंक डीजल इंजन द्वारा संचालित है। इसमें नाइट विजन उपकरण और एक लेजर रेंज फाइंडर है जो किसी वस्तु की दूरी को माप सकता है। ये किसी भी इलाके में यात्रा करते समय अस्थिर लक्ष्य पर बेहतर निशाना लगा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, युद्ध टैंक। अगला प्रश्न है, एडिशनल टीयर 1 यानी 81 बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह असुरक्षित बॉन्ड है। कथन 2 है, इनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए इस प्रश्न से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निवेशकों को राहत देते हुए यस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 8400 करोड़ रुपए के एडिशनल टीयर 1 यानी 81 बॉन्ड के राइट ऑफ को रद्द कर दिया। 81 बॉन्ड असुरक्षित बॉन्ड होते हैं जिनकी परपेचुअल अवधि होती है, इसलिए कथन 1 सही है। दूसरे शब्दों में, बैंकों द्वारा जारी किए गए इन बॉन्डों की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी न तो एक न ही दो। हालांकि बैंक के पास एक कॉल विकल्प होता है जिसका उपयोग इन बॉन्डों को निवेशकों से वापस खरीदने के लिए किया जा सकता है। ये बॉन्ड आमतौर पर बैंकों द्वारा अपने कोर या टीयर 1 पूंजी को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, रीहैब प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रीहैब प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन उपकरण और मधुमक्खी बक्से वितरित किए।
रिहैब प्रोजेक्ट का पूरा नाम मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करना है। यह हनी मिशन कार्यक्रम के तहत एक पहल है। ये प्रोजेक्ट खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रोजेक्ट के तहत हाथियों के प्रवेश मार्गों में मधुमक्खी के बक्सों को स्थापित करके बी फेंस बनाया जाता है, ताकि मानव आवासों में उनके प्रवेश को रोका जा सके। बक्सों को एक डोरी से जोड़ा जाता है। जब हाथी वहां से गुजरने का प्रयास करता है तो डोरी में खिंचाव के कारण मधुमक्खियां हाथियों के झुंड में आ जाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कांगेर वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, सिक्किम या फिर गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में कांगेर वैली नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी चमगादड़ को देखा गया। इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम कैरिवोला पिक्टा है। यह आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। भारत में यह पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में देखा जा चुका है। देश में चमगादड़ों की करीब 131 प्रजातियां हैं, जिनमें से 31 मध्य भारत में पाई जाती हैं। आपको बता दें कि कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये राष्ट्रीय उद्यान अपनी चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो चमगादड़ों के लिए उपयुक्त आवास भी प्रदान करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जेसिंडा अर्डन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा की। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से बना है। इसके दक्षिणी द्वीप में दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। कथन 2 है, इसमें केवल सीमा सुरक्षा बल की बटालियनें शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी। एनडीआरएफ ने इस वर्ष अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। हर साल 19 जनवरी को एनडीआरएफ के गठन को चिन्हित करने के लिए एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की 16 बटालियन शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड और पैरामेडिकल या पैरामेडिक्स सहित 45 कर्मियों वाले 18 स्वनिहित विशेषज्ञ खोज और बचाव दल हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, यानी केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। यह प्रखर विद्वान और एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवादी थे। 1923 में यह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। उपर्युक्त अनुच्छेद किस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को पराक्रम दिवस के बारे में जागरूक करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था।
इनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 1923 में ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके बाद में 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-2022 जारी की है? आपके ऑप्शन है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 जारी की है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसके मुताबिक 31 मार्च 2022 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 24,935 और 6,118 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5,480 और 584 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे थे। भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली डॉक्टरों और बुनियादी ढांचे की कमी से ग्रस्त है। आधे से भी कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी 24/7 के आधार पर कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में सर्जन, प्रसूति विशेषज्ञ, रेडियोग्राफर आदि की सबसे ज्यादा कमी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रेडमार्क के संबंध में सही नहीं है? पहला, यह एक प्रतीक, डिजाइन, शब्द या वाक्यांश है जिसे किसी व्यवसाय के साथ पहचाना जाता है। कथन 2 है, यह 20 साल के लिए वैध होता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सबवे अपने ट्रेडमार्क सबवे के पहले भाग सब पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क एक प्रतीक, डिजाइन, शब्द या वाक्यांश है जिसे किसी व्यवसाय के साथ पहचाना जाता है, इसलिए कथन एक सही है। जब कोई ट्रेडमार्क पंजीकृत होता है तो उसका स्वामी इसके उपयोग पर अनन्य अधिकार का दावा कर सकता है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 ट्रेडमार्क और उसके पंजीकरण प्रशासन को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम उन ट्रेडमार्क को सुरक्षा की गारंटी देता है जो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के साथ पंजीकृत हैं। एक ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैध होता है, जिसे स्वामी द्वारा हर 10 साल में अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ट्रेडमार्क के स्वामित्व वाली इकाई के प्राधिकरण के बिना एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करना ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF 2023 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस इंडिया। ऑप्शन बी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन सी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन, या फिर ऑप्शन डी द फ्यूचर इज इन आवर हैंड एज वी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।